नमस्कार दोस्तों, रिग्रेशन की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने सहसंबंध के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया था। उसका थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल जो पार्ट है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिगमन क्या होता है और प्रतिगमन का कहाँ उपयोग किया जाता है, प्रतिगमन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और यह कोरिलेशन से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिगमन या रिग्रेशन किसे कहा जाता है। सहसंबंध में हमने अध्ययन किया था कि दो चरों के मध्य दो चर x और y हो सकते हैं। x और y वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन और उसकी मात्रा अर्थात क्वांटिटी का मेजरमेंट करता था। सहसंबंध है दो चरों के मध्य, और वो दो चरों के मध्य सहसंबंध की दिशा का हम निर्धारण कर सकते थे सहसंबंध से कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसके साथ साथ हम मैथमेटिकल मेजरमेंट से एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम प्राप्त कर सकते थे कि कोरिलेशन कितना है। लेकिन जो प्रतिगमन है, रिग्रेशन जो है, उससे हमें प्रकृति एवं मात्रा ये दोनों तो मिलते ही हैं, जो कि सहसंबंध में हमें जानकारी मिलती है। उन दोनों के साथ साथ हमें भावी अनुमान लगाने की क्षमता भी देता है। हमें एक ऐसी एबिलिटी देता है जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि x का कोई भी x जो वेरिएबल है उसकी कोई भी दी हुई वैल्यू के लिए y की जो संभावित सर्वश्रेष्ठ अनुमानित मूल्य का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से रिग्रेशन है वो कोरिलेशन से डिफरेंट है, और एक अतिरिक्त टूल है वो हमें प्रदान करता है, एक एबिलिटी अतिरिक्त हमें देता है कि हम अनुमान लगाने की जो शक्ति है वो हमें इससे मिलती है। प्रतिगमन विश्लेषण को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, तो प्रतिगमन विश्लेषण एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से एक चर के, जैसे कि x वेरिएबल है, एक चर के किसी ज्ञात मूल्य से संबंधित एक x वेरिएबल है, उसका कोई एक वैल्यू हमें ज्ञात है, उससे संबंधित दूसरे चर का संभावित मूल्य हम अनुमानित किया जा सकता है। तो वो प्रतिगमन सांख्यिकी विश्लेषण है। अर्थात कोई भी एक एक्स सीरीज दी गई है और उस एक्स सीरीज की कोई एक वैल्यू दी गई है और उससे संबंधित हमें वाई सीरीज का कोई संभावित मूल्य है, वो हम अनुमानित कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के माध्यम से। और अधिक सरल शब्दों में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत गणितीय संबंध का माप किया जाए तो उसे रिग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम दो यानी सिंपल रिग्रेशन और दो से अधिक चरों के मध्य, तो वो क्या पार्शियल या मल्टीपल रिग्रेशन हो सकता है, तो उनके मध्य औसत गणितीय संबंध का अगर हम माप करें तो उसे रिग्रेशन कहा जाता है। क्योंकि इसमें औसत गणितीय संबंध होता है, इसीलिए हम अनुमान लगा सकते हैं। यदि औसत गणितीय संबंध नहीं होता तो हम अनुमान लगाने में समर्थ नहीं होते। तो ये जो एबिलिटी अनुमान लगाने की जो हमें मिलती है वो औसत गणितीय संबंध का मेजरमेंट करने के कारण ही हमें ये एबिलिटी मिलती है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि रिग्रेशन या प्रतिगमन शब्द है वो हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो रिग्रेशन है वो शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1877 में किया गया था। सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1877 में किया था। उनके द्वारा एक रिसर्च पेपर लिखा गया था जिसका टाइटल था पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन। पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन। इस लेख में उन्होंने बताया था कि पिताओं की ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से कम या अधिक थी। अर्थात हमने व्यक्तियों की हाइट है उसका मेजरमेंट किया और हमने एवरेज है वो कैलकुलेट हमने
किया सभी का, एक पॉपुलेशन का एवरेज हमें मिल चुका है। अब ऐसे पिता जिनकी ऊंचाई उस पॉपुलेशन के एवरेज से कुछ की अधिक थी और कुछ की कम थी, लेकिन ऐसे पिता जिनकी हाइट उस पॉपुलेशन के एवरेज से अधिक थी, अर्थात जो लंबे थे, उनके पुत्रों की हाइट पिताओं की तुलना में कम थी, अर्थात वो एवरेज की तरफ आ रहे थे। और ऐसे पुत्र जिनके पिताओं की हाइट कम थी पॉपुलेशन के एवरेज की तुलना में, उनके पुत्रों की हाइट औसत की तरफ बढ़ रही थी, अर्थात उनकी हाइट बढ़ रही थी। और जो जिनके पिता लंबे थे उनकी हाइट है वो कम हो रही थी, अर्थात वो वापस लौट रहे थे एवरेज की तरफ। तो इसलिए इसमें नाम दिया गया पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन। मध्यमता अर्थात औसत की तरफ वो लौट रहे थे। यहाँ पर डिफाइन इसको किया गया अच्छे तरीके से कि पुत्रों की ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई की काफ़ी निकट थी, अर्थात पिताओं की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई में समग्र माध्य के निकट जाने की प्रवृत्ति थी, जिसे गाल्टन ने मध्यमता की ओर प्रतिगमन कहा। अर्थात इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया था, उस एवरेज से जो पिता जिनकी हाइट अधिक थी, अर्थात जो जिनकी है वो ऊंचाई अधिक थी, और ऐसे पिता जिनकी ऊंचाई काफ़ी कम थी, तो उनका एवरेज से जो वेरिएशन था वो वेरिएशन बहुत अधिक था। और इसके बाद जिनके पिता लंबे थे उनके पुत्रों की हाइट, और जिनके पिता की हाइट कम थी उनके पुत्रों की जो हाइट है उनका यदि हम एवरेज कैलकुलेट किया तो उसके बाद में पॉपुलेशन के एवरेज के अधिक निकट आ रहा था, अर्थात लंबे पिताओं के पुत्रों की हाइट और ठीकने पिताओं के पुत्रों की हाइट का औसत से वेरिएशन है वो कम था, जबकि पिताओं का वेरिएशन क्या था, अधिक था। तो ये कहने का अर्थ ये है कि वो औसत की तरफ जो हाइट है वो आ रही थी, औसत की तरफ वो लौट रहे थे। इसलिए रिग्रेशन को जो कहा जाता है वो इसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है कि वापस लौटना या पुनः लौटना भी इसका अर्थ होता है, अर्थात बैकवर्ड मोमेंट इसको कह सकते हैं, वापस लौटना या पीछे जाना, क्योंकि वो औसत की तरफ हाइट है वो उनकी आ रही थी। इसके बाद में हम ये जान लेते हैं कि रिग्रेशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है कि आर्थिक एवं व्यावसायिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थिक और व्यावसायिक अनुसंधान में किस प्रकार से किया जाता है कि यदि हम रिग्रेशन में पार्शियल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो पार्शियल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कांस्टेंट रख लेते हैं, और उसके बाद में दो वेरिएबल के बीच में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं या इसमें इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मैनेजर्स जो प्रबंधक है उनके द्वारा इसे कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको काम में वो लेते हैं, अर्थात एक वेरिएबल को वो कांस्टेंट रख लेते हैं और शेष का उस पर इफेक्ट अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि किसी वस्तु की मांग पर हमें इफेक्ट जानना है उसकी कीमत का, तो हम क्या करते हैं कि मांग पर इफेक्ट किसका होता है, कीमत का भी होता है और कीमत के अतिरिक्त आय का भी होता है और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर यदि हमने केवल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, एक इनकम को और दूसरा हमने इसमें इफेक्ट लिया है प्राइस का, तो यदि इनकम को हम कांस्टेंट रख दें और प्राइस का इफेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिमांड पर,
तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है या कीमत का जो डिमांड पर जो इफेक्ट है वो हम उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम को कांस्टेंट रखते हुए। तो इस प्रकार से जो प्रबंधक है वो इसे कंट्रोल यूनिट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। दूसरा कि यदि दो या दो से अधिक चरों के मध्य पारस्परिक औसत संबंध है उसका मेजरमेंट भी इसके माध्यम से किया जाता है। दो वेरिएबल है तो सिंपल रिग्रेशन हो गया, और दो से अधिक है तो मल्टीपल या पार्शियल रिग्रेशन हो गया। तो उन वेरिएबल्स के बीच में औसत गणितीय संबंध का जो मेजरमेंट है वो रिग्रेशन के द्वारा किया जाता है। पूर्व अनुमान में, क्योंकि इसमें जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये औसत गणितीय संबंध का ही मेजरमेंट करता है, और औसत गणितीय संबंध का माप करने की वजह से ही इसमें जो अनुमान लगाने की जो एबिलिटी है वो इसमें मिलती है। तो जैसे हम कीमत में परिवर्तन के आधार पर मांग का पूर्व अनुमान लगाना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट करके 8 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, ये अनुमान हम रिग्रेशन के माध्यम से लगा सकते हैं। सहसंबंध की दिशा और मात्रा की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। जैसा कि कोरिलेशन में हम मेजरमेंट करते थे कि दोनों वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो किस प्रकार का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो एक तरह से उसकी दिशा हो गई, प्रकृति हो गई, और इसके साथ ही हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिलती थी कि कोरिलेशन कितना है, जिसके आधार पर हम बता सकते थे कि हाई है, मॉडरेट है या लो है। तो वो जो जानकारी है वो रिग्रेशन एनालिसिस में भी हमें मिलती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण इसके उपयोग है। रिग्रेशन का जो उपयोग है वो कोरिलेशन से अधिक होता है। इसके बाद में हम इसके कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट कि सहसंबंध जो गुणांक होता है वो दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहसंबंध जो गुणांक होता है वो दोनों प्रतिगमन गुणांकों का ही गुणोत्तर माध्य होता है। किस प्रकार से होता है वो भी आप देख सकते हैं। आर इक्वल, आर यहाँ पर किसको, कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। बी एक्स वाई, यहाँ पर बी एक्स वाई यानी एक्स ऑन वाई, एक्स का वाई पर रिग्रेशन कोफिशिएंट है। बी वाई एक्स, वाई का एक्स पर रिग्रेशन कोफिशिएंट है, अर्थात प्रतिगमन गुणांक है ये एक्स का वाई पर प्रतिगमन गुणांक है, और बी वाई एक्स वाई का एक्स पर प्रतिगमन गुणांक है। यदि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल ज्ञात करें और गुणनफल ज्ञात करके हम स्क्वायर रूट कर दें तो हमें कोरिलेशन प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से इसको प्रूव कीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात एक्स का वाई पर प्रतिगमन गुणांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला रखा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन y, अर्थात x का जो प्रमाप विचलन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं y के प्रमाप विचलन से, और उसको r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बी एक्स वाई मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर बी वाई एक्स, वाई का x पर प्रतिगमन गुणांक हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, r को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x, तो हमें बी वाई एक्स है वो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप इसको सरल कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन y को हमने क्रॉस किया स्टैंडर्ड डेविएशन y से, प्रमाप विचलन जो x का है, x सीरीज का है, उसको हमने x से क्रॉस किया, तो यहाँ पर जो शेष रहा है r, और अर्थात ये क्या हो गया, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर, और r स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कोरिलेशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से क्लियर होता है कि दोनों प्रतिगमन जो गुणांक होते हैं उनका गुणोत्तर माध्य जो होता है वो क्या होता है, कोरिलेशन ही होता है, सहसंबंध गुणांक होता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल, जैसे कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है, इन दोनों का गुणनफल कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता।
अर्थात दोनों का गुणनफल कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है बी एक्स वाई अर्थात एक्स का वाई पर प्रतिगमन गुणांक इंटू बी वाई एक्स वाई का एक्स पर प्रतिगमन गुणांक, इन दोनों का गुणनफल एक से कम होगा। ये जो साइन है लेस देन कि या तो एक से कम होगा या फिर क्या ये बराबर का भी साइन साथ में या फिर एक के बराबर हो सकता है, लेकिन एक से अधिक नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है दोनों का जो गुणनफल है वो या तो एक से कम होगा या एक के बराबर होगा, लेकिन एक से अधिक नहीं होगा, कभी भी एक से अधिक नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होता है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यदि एक प्रतिगमन गुणांक एक से अधिक है, दोनों का गुणनफल एक से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रतिगमन गुणांक क्या है एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है और एक से अधिक है तो फिर दूसरा प्रतिगमन गुणांक का मूल्य क्या होगा, एक से इतना कम होगा कि दोनों का गुणनफल एक से अधिक नहीं हो सकता, या तो एक के बराबर होगा या एक से कम होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि इन दोनों का गुणनफल एक से अधिक हुआ और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू एक से अधिक मिलेगी। जबकि सहसंबंध की जो प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा है कि कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है, अर्थात एक से अधिक नहीं हो सकते। तो ये कि दोनों का गुणनफल एक से अधिक हुआ तो स्क्वायर रूट करने पर भी हमें एक से अधिक मिलेगा, अर्थात कोरिलेशन क्या हुआ एक से अधिक, जबकि कोरिलेशन एक से अधिक नहीं होता है, इसलिए इनका गुणनफल भी एक से अधिक नहीं हो सकता। तो ये और अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लीजिए। सहसंबंध सदैव एक से कम या एक के बराबर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है, कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखते हैं, दोनों प्रतिगमन गुणांकों एवं सहसंबंध गुणांक का चिन्ह अर्थात जो साइन होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। जैसे ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि यदि बी एक्स वाई नेगेटिव है और बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, कोरिलेशन भी नेगेटिव ही होगा। अर्थात इन तीनों का जो डायरेक्शन है अर्थात तीनों के जो साइन है वो एक ही दिशा में होते हैं, या तो तीनों माइनस में होंगे या फिर तीनों प्लस में होंगे। ऐसा नहीं होता है कि बी एक्स वाई प्लस में हो और बी वाई एक्स माइनस में हो। तीनों के डायरेक्शन जो साइन होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। नेक्स्ट, प्रतिगमन गुणांक मूल में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। मूल में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं अर्थात ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। अर्थात किसी कांस्टेंट से हम x या y सीरीज को ऐड कर देते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं कोई कांस्टेंट या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर स्केल में चेंज कर देते हैं अर्थात किसी कांस्टेंट से हम x और y वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर देते हैं तो उसी अनुपात में रिग्रेशन कोफिशिएंट प्रभावित हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। एक जैसा कि इसमें रखा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो समांतर माध्य है वो सहसंबंध गुणांक के बराबर या उससे अधिक होता है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का समांतर माध्य, बी एक्स वाई एक्स का वाई पर प्रतिगमन गुणांक है और बी वाई एक्स वाई का एक्स पर प्रतिगमन गुणांक है। यदि इन दोनों का हम समांतर माध्य ज्ञात करें तो वह कोरिलेशन से या तो बराबर होगा अथवा अधिक होगा, लेकिन कम नहीं होगा। किस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों प्रतिगमन गुणांक है, दोनों का हमने योग लगाएंगे और 2 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं
तो हमें क्या है, एवरेज मिल जाएगा इनका। और यह जो एवरेज होता है वो कोरिलेशन से या तो मोर देन होगा या इक्वल होगा, लेकिन कभी भी लेस देन नहीं होगा, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कि प्रतिगमन जो गुणांक होता है वो इकाई रहित नहीं होते हैं, अर्थात यूनिट फ्री नहीं होते हैं, जबकि कोरिलेशन क्या होता है, यूनिट फ्री होता है। यूनिट फ्री का तात्पर्य है कि जो मूल समक जैसे दिए गए हैं, किलोग्राम में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं, या लीटर में दिए गए हैं, या अन्य किसी मेजरिंग यूनिट में दिए गए हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी उसी के अनुरूप ही हमें मिलेगा। अंक का जो आंसर जो मिलेगा वो उसी के अनुरूप मीटर, लीटर या रुपए में या मार्क्स में हमें मिलेगा, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो यूनिट फ्री होता है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि इन के बीच में जो क्या डिफरेंस है, अर्थात सहसंबंध और प्रतिगमन के अंदर है, वो क्या डिफरेंस है। तो इसमें पहला जो डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं कारण एवं परिणाम के आधार पर, अर्थात कि सहसंबंध के अंदर हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा वेरिएबल कारण है और कौन सा वेरिएबल परिणाम है, अर्थात कौन सा स्वतंत्र है और कौन सा आश्रित है। लेकिन प्रतिगमन में क्या होता है कि एक चर मूल्य क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और दूसरा चर मूल्य क्या होता है, इसमें आश्रित होता है। दूसरा चर मूल्य क्या होता है, आश्रित होता है। दूसरा जो अंतर होता है मूल और पैमाने में परिवर्तन के प्रभाव का। सहसंबंध जो होता है वो मूल और पैमाने में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, अर्थात ओरिजिन और स्केल दोनों का ही इस पर इफेक्ट नहीं होता है, जबकि रिग्रेशन में ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता है लेकिन स्केल का इफेक्ट होता है, अर्थात पैमाने में परिवर्तन का प्रभाव है वो प्रतिगमन पर पड़ता है। अर्थात किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो उसका इफेक्ट उसके अनुरूप होता है। कोरिलेशन के अंदर हम अनुमान नहीं लगा सकते, अर्थात पूर्व अनुमान है वो नहीं लगाया जा सकता, जबकि प्रतिगमन जो होता है ये औसत गणितीय संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्थ जो डिफरेंस होता है सिमेट्रिक के आधार पर, कि यदि हम x का y पर कोरिलेशन ज्ञात करें या y का x पर कोरिलेशन ज्ञात करें तो हमें जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो एक जैसी ही मिलती है, अर्थात समान वैल्यू हमें मिलती है, ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन यदि हम प्रतिगमन रिग्रेशन में हम x का y पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें और फिर y का x पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर सामंजस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रेंज की यदि हम बात करें तो कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है, जबकि रिग्रेशन की जो रेंज जो होती है वो -∞ to +∞ होती है, अर्थात अनंत से अनंत तक होती है। एक, जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है x का y पर अगर एक से अधिक है वो अनंत तक हो सकता है, तो दूसरा इतना कम होगा कि दोनों का जो गुणनफल है वो एक के बराबर या एक से कम होता है, तो इसकी रेंज -∞ to +∞ होती है। मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो चरों के मध्य ये सापेक्ष संबंध को प्रदर्शित करता है, अर्थात रिलेटिव मेजरमेंट को प्रेजेंट करता है, और ये यूनिट फ्री होता है, अर्थात इसमें इकाई नहीं होती है। जबकि रिग्रेशन जो होता है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसमें आश्रित चर के मूल्य की गणना होती है वो वास्तविक समकों में की जाती है, अर्थात ये यूनिट फ्री नहीं होता है, अर्थात इसमें
यूनिट है वो साथ में होती है, अर्थात वास्तविक समकों के अंदर ही होती है। सार्थकता या सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये कभी कभी कोरिलेशन क्या हो सकता है, निरर्थक हो सकता है। अर्थात क्योंकि कोरिलेशन है वो एसोसिएशन को बताता है, कई बार उसमें एसोसिएशन को बताता है, वो किसी न किसी प्रकार की वैल्यू आपको प्रदान कर ही देता है। अगर हम दो सीरीज के अंदर निकालेंगे, चाहे उनके मध्य कोरिलेशन अर्थपूर्ण हो या नहीं हो, तो भी वो एसोसिएशन को उसमें बताता है। तो अगर कोरिलेशन अर्थपूर्ण नहीं है तो भी उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे देता है, लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी निरर्थक नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है और रिग्रेशन लाइन को किस प्रकार से डेरिवेट किया जाता है और किस प्रकार से रिग्रेशन लाइन के आधार पर हम कोरिलेशन का मेजरमेंट है वो कर सकते हैं, और उसके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के मेजरमेंट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स।